अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और गाइस, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद आज ये पहला लेक्चर है जो हम सेकेंड ईयर में इसको करने जा रहे हैं। तो गाइस जो है, हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 3 अगस्त से जो है आपके लेक्चर्स जो हैं ऑन एयर होने शुरू हो जाएंगे। तो आज 3 अगस्त है, तो आई एम गोना रिकॉर्ड द लेक्चर फॉर यू पीपल। तो अब इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो हैं मेरी फर्स्ट टाइम देख लें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, उसके बाद आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। क्लास में मैंने कहा पढ़ाते हुए तभी रिकॉर्ड कर लूँ, स्पेशली तो टाइम नहीं मिलता मुझे। ज़रा ना एरिया आपने बताते जाना है कि जब मैं लिखते हुए बाहर चला, जो राइटिंग है वो अंदर आनी चाहिए बस, ठीक है। अच्छा यार, हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ये बताते जाना मुझे, अगर मैं गलत जाऊँ तो मुझे बता देना। कोई बात नहीं, यूट्यूब ऑडियंस को भी पता है कि जो है ना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप बोल भी सकते हो, बता देना मुझे आपने। अच्छा, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की बात करें तो देखें, आपके पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में। फर्स्ट ईयर में 11 थे, वो 11 ही आपके गले पड़े हुए थे। अब जो है ना वो 16 हो जाएंगे। यार आप सामने दरवाज़ा बंद कर दो, वॉइस शोर नहीं आएगा। अच्छा देखें, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो लेकिन ये है कि अगर आप इसको टाइमली पढ़ लेंगे ना, और उसके बाद आपको इनको रिवाइज़ करने का भी टाइम मिल जाएगा, तो ये फर्स्ट ईयर से आसान है। लेकिन अगर आप इसको टाइमली पढ़ते नहीं हैं और आपको रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाते हैं। तो होपफुली आप लोग इसको टाइमली कवर करेंगे और आपको ये जो है मुश्किल जो है वो नहीं। अच्छा देखिए यार, अब ना पता क्या है, पहले ना डिवीजन कर लेते हैं। सेकंड ईयर जो है ना, उसके मैं बड़े ज़्यादा की एरियाज़ भी आपको बता दूंगा कि कौन से एरियाज़ आप पहले तैयार करेंगे, कौन से बाद में तैयार करेंगे, कौन से आसानी से तैयार हो जाएंगे, कौन से मुश्किल होगा आपको तैयार करने में। हम ये सारी बात करेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जी। इसके बिल्कुल स्टार्ट से मैं आपको बताता हूँ। इसके टोटल 16 चैप्टर्स हैं और जो चैप्टर नंबर पहले 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 6। अब गाइस, ये जो चैप्टर्स हैं ये आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये 6 चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, फाइनल एग्जाम्स में ना, मतलब आफ्टर 1 ईयर जब आप एग्जाम्स में पेयर होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में आप होते हैं अपेयर, तो आपको ना ये चैप्टर जो होते हैं ना, 6 चैप्टर, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं 2। मतलब इनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें तो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस इस पोर्शन में से आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में से आते हैं। मतलब इस पोर्शन ने आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको ये पोर्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस देगा। मतलब आपको ये 8 और 8 16 मार्क्स का पेपर ये देगा। वो बात की बात है, हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लेना है और कहाँ से हमने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद अगली बात करें तो चैप्टर नंबर 7 to 13। यार ये जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और भाईजान, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये मुश्किल तरीन पोर्शन है। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह समझा ना हो, तो अगर आपने इसके प्रॉपर लेक्चर्स लिए हुए हैं, अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझा हुआ है, तो ये फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहता, ये आपके लिए आसान हो जाता है। तो होपफुली अगर आप ये लेक्चर्स लेते रहेंगे तो आपके लिए ये फिर मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है ये, इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। वैसे मेरी सजेशन हमेशा यही होती है कि आप 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से प्रिपेयर करें। मतलब 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल 24 मार्क्स का पेपर इसमें से आना, तो 24 मार्क्स का ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन में अटैम्प्ट करना होता है। तो एक बात तो फिर आपको यहाँ क्लू मिल भी गया कि अगर हम ऑर्गेनिक का पोर्शन तैयार कर लें फाइनल एग्जाम के लिए, अगर हम चैप्टर नंबर 7 to 13 ही सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह तैयार कर लें पूरे साल में, तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन फिर आपके पास चॉइस नहीं होती। आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो 7 चैप्टर्स करने हैं, फिर इनमें से आपने ईच एंड एवरीथिंग करनी है। 7 चैप्टर करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लॉन्ग क्वेश्चन जो है सारे आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो लेकिन इस पर बाद में डिस्कशन होगी, इस पर भी बहुत ज़्यादा बातें मैं आपको मज़ीद भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अच्छा देखें,
अब चैप्टर नंबर 14 की बात कर लें। जो चैप्टर 14 होता है सेकेंड ईयर का, चैप्टर 14, ये चैप्टर 14 बेसिकली जो है ना उसका टाइटल है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल जो है आप इसको बायोकेमिस्ट्री में भी ले सकते हैं, ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री ही है। बायोकेमिस्ट्री में इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाइफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सारे वो आते हैं। तो आप इसको जो है आप कर सकते हैं इसको बेसिकली इसमें। सर भाई बैठ जाए, चार बंदे बुलाओ फिर बिठान ले। अच्छा यार देखें, वालेकुम सलाम, बैठ जाओ भाईजान। अब देखें चैप्टर जो 14 है ना बेसिकली इसका टाइटल है मैक्रोमोलिक्यूल्स। यार ये ना बायोकेमिस्ट्री में मेजर आता है। वैसे तो इसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन हेडिंग आएगी ना वो आएगी बायोकेमिस्ट्री। ये आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री में। और ऐसा है कि ये जो बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं आपकी प्रायोरिटी लीस्ट पे होनी चाहिए जब आपने इसको करना है सेकेंड ईयर में। लीस्ट प्रायोरिटी, लीस्ट रेड से लिख रहा हूँ, लीस्ट प्रायोरिटी। लीस्ट प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर 14 को बिल्कुल स्किप भी कर जाएंगे आपका पेपर पूरा हो जाएगा। और ये बहुत लेंथी चैप्टर है और बायो वाले तो चलो खैर कर ही लेते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग वालों के लिए ये सरदर्द होता है चैप्टर। तो खैर ये चैप्टर 14 आ गया। दैन हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15, यार चैप्टर नंबर 15 जो है बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नहीं सॉरी, हाँ चैप्टर नंबर 15 जो होता है ना 16 एनवायरमेंटल होता है, चैप्टर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज होता है, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है। थैंक यू भाईजान, गलती कर दी थी तुझे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नहीं तो मैं तो गलती ले जाना। खैर दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है ना इसमें हम मेजर इंडस्ट्रीज को पढ़ते हैं। वैसे तो तकरीबन सारी की सारी इंडस्ट्रीज इसमें होनी चाहिए, तो लेकिन चूँकि बुक का वॉल्यूम बड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा इसलिए सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसमें जस्ट 3 इंडस्ट्रीज रखी गई हैं। उसमें नंबर 1 फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ये खाद्य बनाते हैं जो। नंबर 2 पे इसमें आती है पेपर इंडस्ट्री और नंबर 3 पे इसमें सीमेंट इंडस्ट्री आ जाती है। 3 इंडस्ट्रीज आपने पढ़नी है, ईजी चैप्टर है और इसमें से जो है शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, नो लॉन्ग क्वेश्चन। और ये आसान चैप्टर है, छोड़ा नहीं जा सकता, तो ये करना होता है। अच्छा चैप्टर नंबर 16 ये आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 16 अप्लाइड या ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सर आए होंगे जैसे रवि साहब हैं नहीं आए होंगे, आ जाइए। ये मैथ इनको थोड़ा सा और पढ़ाना है, फिर आप हाँ जी ये बात अच्छा ये देखें चैप्टर 16 की बात करें तो जो चैप्टर 16 है बेसिकली दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा भाईजान अब ये हैं आपके पास 16 चैप्टर्स। अब ये जो है ना पोर्शन जिन पे मैं टिक करने वाला हूँ 1 2 3 4, ये 4 पोर्शन है। ये ऐसे पोर्शंस हैं कि आपने प्रॉपर कहीं से भी नहीं पढ़े, सिर्फ ये एक दिन किसी अच्छे टीचर के पास बैठे उससे गाइडलाइंस ले लें क्या करना है क्या छोड़ना, आप ये कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम आती है इस पोर्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, चैप्टर नंबर 7 to 13। ये मुश्किल हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस आते हैं और ना सिर्फ केमिकल रिएक्शंस आते हैं बल्कि उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स भी आते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम बेसिकली पहले इसी पोर्शन को एक्सेस करेंगे, इसी पोर्शन को करेंगे। कुछ चैप्टर 1 जो है ना, चैप्टर 1 में से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो चूँकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हुए हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़े, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एटॉमिक साइज है, ये सारे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। तो इनफैक्ट इनका ये जो है ना हम बाद में पढ़ लेंगे। इसके अलावा देखें तो इसमें पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी डिटेल आ जाती है। पीरियोडिक टेबल की वो जो डिटेल आपने मैट्रिक में पढ़ी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं
इस पोर्शन से चैप्टर नंबर 7 से, बाकी पेपर पैटर्न वैसा ही है जैसा फर्स्ट ईयर में था, 85 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 इनफैक्ट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। चैप्टर 7 इसका जो टाइटल है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो यूटिलाइज होने वाले जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी पढ़ ही लेते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा आपने वही करनी है। इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप लोग नोट कर लें। बुक में जो है वो लिखा तो सारा हुआ है लेकिन ना थोड़ा सा ऑर्डर का प्रॉब्लम है, प्रॉपर ऑर्डर में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो आप नोट कर लें आपने यही डेफिनेशन करनी है। अच्छा यार इसमें देखें, अब हम बात करते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of the compounds of carbon, hydrocarbons and all of their derivatives। मैं पहले ये डेफिनेशन लिख लूँ फिर मैं थोड़ा इसको जस्टिफाई भी करता हूँ। all of their compounds except those of, अब कुछ इसमें नहीं आते ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि होते तो कार्बन वाले लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होते। कार्बोनेट्स आ जाएंगे इसमें। कार्बोनेट्स अगर इसका फार्मूला है तो CO3 बाइकार्बोनेट्स, यार मैं व्यू से बाहर तो नहीं जा रहा। बाइकार्बोनेट्स HCO3, कोई बात नहीं मेरा रंग ब्लैक आने जो खैर है। बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स डाइऑक्साइड CO2। इसके अलावा बात करें मेटल कार्बाइड्स एंड मेटल साइनाइड्स, मेटल कार्बाइड्स MC एंड मेटल साइनाइड्स। ये मैं थोड़ा ऊपर लिखूँ, अभी देखिए रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा। एंड मेटल साइनाइड्स, ये जो सारी बलाएं हैं इनसे आपका वास्ता भी पड़ेगा। मेटल साइनाइड्स के लिए MC लिख दें, हम सिर्फ MCN सॉरी, मेटल कार्बाइड के लिए MC था। अच्छा जी, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ये कंप्लीट डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसके अलावा आपने कोई और डेफिनेशन नहीं करनी। अब मैं थोड़ा सा इसको जस्टिफाई भी कर दूँ। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। अब ये जो दो वर्ड है ना, कार्बन और हाइड्रोकार्बन वाला वर्ड, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स, अच्छा अक्सर लोग इसी को मिक्स कर जाते हैं। देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन का होना ज़रूरी है, हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है। पहली बात, अक्सर लोगों का आज तक का कॉन्सेप्ट यही है कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन भी होगी और हाइड्रोजन भी होगी। ऐसा नहीं होता। कार्बन का होना लाजमी है, हाइड्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, साथ में कोई और दूसरा कंपाउंड हो सकता है, लेकिन बेसिक जो प्राइमरी कंडीशन है वो कार्बन का होना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है उसकी बात कर लें। हाइड्रोकार्बन उसके नाम से ही जाहिर है जिसमें हाइड्रोजन भी होगी कार्बन भी होगी। इसमें जो है अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। हाँ, अगर कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक होगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसके एग्जांपल में देखिए, मैं दो कंपाउंड्स लिखता हूँ। एक में कंपाउंड लिखता हूँ CH4
इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से करवा देते हैं, ये बन जाता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसकी बात करें, ये ऑर्गेनिक भी है, ये हाइड्रोकार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन। इसकी बात करें, ये ऑर्गेनिक तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन ये नहीं होगा, इट्स नॉट हाइड्रोकार्बन। अब ये देखें, ये ऑर्गेनिक भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, ये ऑर्गेनिक है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन शर्त है, हाइड्रोजन हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी प्राइम कंडीशन होती है। अब इसके अलावा वो कहता है कि डेफिनेशन तो पढ़ लीजिए, द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड ऑल ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑल ऑफ देयर डेरिवेटिव्स लिखने, कंपाउंड लिखने एक ही बात है, ऑल ऑफ देयर डेरिवेटिव्स का वर्ड भी लिख लें यहाँ पे, डेरिवेटिव्स, कंपाउंड्स की बजाय डेरिवेटिव्स लिखें। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव है, CH4 था, ये ऑर्गेनिक था, इससे मैंने CCl4 बना लिया तो वो CH4 का डेरिवेटिव है तो वो भी ऑर्गेनिक होगा। ये बात होगी। उसके बाद है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन तो होती है लेकिन वो ऑर्गेनिक में नहीं आते हैं। लाइक हम बात कर लें कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, मेटल कार्बाइड, कार्बन जो मेटल साइनाइड्स हैं। अब प्रॉब्लम इज कि इनमें कार्बन तो है, हम क्यों कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है? देखिए, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, तो इससे अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा अभी कल या परसों के लेक्चर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड उसमें कार्बन है इतना काफ़ी नहीं है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, चाहे उसमें कार्बन है या उसमें कार्बन नहीं है। समझ आ गई ना बात की? तो ये सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कंपाउंड्स और कार्बन में पाई जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है। अभी देखना, कार्बन डाइऑक्साइड कैटिनेशन शो नहीं करती, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स की कैटिनेशन शो नहीं करते, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली नहीं होती। इनमें कार्बन ज़रूर होती है लेकिन इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब उसके बाद हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सपोर्ट करती है एक थ्योरी, दैट थ्योरी इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। आपकी बुक में जो चैप्टर 7 है वो वाइटल फोर्स थ्योरी से शुरू होता है। एंड दैट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ मेंट बाय वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ वाज इट रिजेक्टेड। वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या और ये रिजेक्ट कैसे हुई थी? ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो मैं ये बताता हूँ, आप ये कर लें, बुक में से पढ़ लें, पहला पैराग्राफ इसमें लिखा है, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके ई-कैट और एंटी-कैट के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएं। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, लो भाईजान। अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना, पहली बात इसको वाइटल फोर्स कहा क्यों गया? ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की उसका नाम था जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस। ये जैकब बर्जीलियस जो था, इसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इसने इसको वाइटल फोर्स नाम क्यों रखा? इसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी प्रिपरेशन के लिए वो सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स में प्रिपेयर होते हैं। वजह क्या थी? इसने कहा उनके प्रिपरेशन के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसको उसने वाइटल फोर्स भी कहा। अब मिस्टीरियस फोर्स ऐसी फोर्स जिसका किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है, मतलब कोई अजूबा ही है। तो मिस्टीरियस फोर्स का इसने जिक्र किया, नाम भी उसने दिया मिस्टीरियस फोर्स, जिसको उसने ज़रूरी होती है इसलिए कह दिया थी वो वाइटल फोर्स होती है। इसने ये कहा कि ये जो मिस्टीरियस फोर्स होती है ये सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब इसलिए उसने इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। अब इसके मुताबिक इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रॉपर वे में डिफाइन किया। इसने कहा जी ऑर्गेनिक, इसने ये भी बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। इसने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये देखिए जी इसकी थ्योरी की मेन पोस्टुलेट क्या थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब पहली बात, मे बी प्रिपेयर्ड
फ्रॉम या विद इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बॉडीज़ में ये प्रिपेयर होते हैं। ये बात इसने की थी, नॉन लिविंग की बॉडी के अंदर ये प्रिपेयर नहीं हो सकते। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किया जाता है पहले से मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक से हम हासिल नहीं कर सकते। तो जी दूसरी बात, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरी बात, मतलब इनऑर्गेनिक से इनको हासिल नहीं कर सकते। तीसरी बात जो इसने की थी, हम इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। यार ये इसके ना मेन 3 थीम्स थे इस थ्योरी के, मैंने 3 अलग अलग लिख दिए हैं कि इनको यूज़ करके मल्टीपल चॉइसेस भी बन सकते हैं। अब आ जाए ये रिजेक्ट कैसे हुई थी। फ्रेडरिक बुलर था एक साइंटिस्ट, फ्रेडरिक बुलर। आज की ये आखिरी बात है कि फ्रेडरिक बुलर, ये जो फ्रेडरिक बुलर था ना, इसने ना ये किया था कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट को हीट अप करके इसने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अमोनियम सायानेट NH4CNO, इसने इसको हीट अप करके NH2 twice CO यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब ये था अमोनियम सायानेट, में इसका नाम लिख देता हूँ, अमोनियम सायानेट। ये था इनऑर्गेनिक, इसको कन्वर्ट कर दिया यूरिया में जो कि था ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक था। दाऊद भाई भी उसे बाहर तो नहीं जा रहा, ये था ऑर्गेनिक। अब यार यहाँ से ना इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। अब नहीं, इसने किया कन्वर्ट ना इसको, इसने इसको हीट अप करके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट होगी। मतलब ये हुआ कि इसने ये काम सारा लैब में किया, ये बात गलत साबित हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर इसने ये वाली बात की अगर हम करें तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दी, इसने तो कहा था सिर्फ ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक तैयार हो सकती है, ये भी बात गलत साबित हो गई। पहली बात पे आ जाए, उसने कहा था ह्यूमन जो बॉडीज़ होती हैं या लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बॉडीज़ के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी बात गलत साबित हो गई। दैट मीन्स क्या हुआ जी कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसकी फिर यहाँ पर फौतगी वाक़या हो गई। उसके बाद ये जो थी नई थ्योरी प्रिवेल कर गई। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्लरिश करने में बहुत बड़ी हर्डल थी। लोग यही समझना शुरू हो गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार ही नहीं हो सकते, पहले से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं मौजूद हैं उन्हीं से हम नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम ही ना किया। लेकिन फिर जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहले ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया, फिर पता चला कि ये थ्योरी गलत थी। फिर इस पर रिसर्चेज होना शुरू हुई और अब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो चुके हुए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर चुकी हुई है। ठीक है ना, आज हम इसको स्टॉप करते हैं। लेट मी फिनिश द वीडियो फर्स्ट, फिर हम बात करते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गाइस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और आज वादे के मुताबिक 3 अगस्त है और पहला लेक्चर जो है वो ऑन एयर हो चुका हुआ है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।